आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। जब सारे लोग विजेता का नाम यानी कि मिस कोयल की पति का नाम चिल्लाने वाले थे, ठीक इसी समय आरव ने अचानक मुड़कर सातवें राजकुमार की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, सातवें राजकुमार, क्या आप नीचे आकर मेरे साथ खेलना चाहते हैं? जब आरव की आवाज गिरी तो सभी के दिल डूब गए। शायद मुझे सुनने में थोड़ी दिक्कत है। दक्ष ने अभी क्या कहा? वो महामहिम सातवें राजकुमार को चुनौती देना चाहता है। मैंने गलत नहीं सुना, है ना? मैं वास्तव में नहीं जानता कि अपनी वर्तमान भावना को शब्दों में कैसे व्यक्त करूं। इस दुनिया में लक्ष्मण के अलावा वास्तव में कोई है जो महामहिम सातवें राजकुमार को चुनौती देने की हिम्मत करता है? हाँ, सातवें राजकुमार एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट है, जिन्होंने विक्रम और बाकी लोगों से बिल्कुल अलग स्तर पर सच्चे इरादे को समझा है। दक्ष वास्तव में उन्हें भी चुनौती देने की हिम्मत करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? क्या ये जीवन साथी की मार्शल प्रतियोगिता नहीं है? ये अचानक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट क्यों बन गया? महामहिम सातवें राजकुमार द्वारा लावण्या को प्रपोज करने की बात सभी को पता है। जब तक आरव उन्हें उकसाते नहीं है, तब तक उनका नीचे आना संभव नहीं है। आरव के शब्दों ने पूरे चौक में हलचल मचा दी। राजधानी के नंबर 1 पवन सम्राट के उम्मीदवार को चुनौती देना कितनी ताकत और कितनी हिम्मत की जरूरत थी। अरे, क्या तुम वाकई इस राजकुमार को चुनौती देना चाहते हो? सातवें राजकुमार ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आरव की मौत की ओर बढ़ाती कदम को देखते हुए सातवें राजकुमार स्वाभाविक रूप से बहुत स्वागत करने वाले थे। वो लंबे समय से आरव को खत्म करना चाहता था। अब आरव को मारने के इस खुले और स्पष्ट अवसर के साथ वो स्पष्ट रूप से इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। आरव द्वारा पहले 1000 बहने वाली पंखुड़ियों जैसी शक्तिशाली चाल का उपयोग करने के बावजूद सातवें राजकुमार को अभी भी आरव को खत्म करने का पूरा भरोसा था। छोटे जूनियर भाई, लापरवाह मत बनो। मुझे पता है कि तुम्हारी ताकत में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन सातवें राजकुमार की ताकत बिल्कुल भी उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। अभिजीत की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपनी आतंरिक आवाज प्रसारित की। कोयल इतनी चिंतित थी कि वो लगभग नीचे कूदना चाहती थी। उसने जल्दी से अपनी आवाज प्रसारित की, युवा मास्टर दक्ष, उन दोनों की ताकत पहले सातवें राजकुमार की तुलना में बहुत कमजोर थी। आप बेहतर है कि आप उसे उकसाएं नहीं। लेकिन आरव हल्के से मुस्कुराया और कुछ और नहीं बोला। हालांकि उसका मतलब सभी समझ गए थे। वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तव में सातवें राजकुमार को चुनौती देना चाहता था। सातवें राजकुमार ने व्यंग्य किया और कहा, तुम सोच रहे हो कि उन दोनों को जीतने के बाद तुम्हें मुझे चुनौती देने की योग्यता है ना? चूंकि तुम मौत चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बात खत्म करके सातवें राजकुमार नीचे तैर गए। मंच के ऊपर पहुंचते ही सातवें राजकुमार का लंबा भाला झटके से हिल गया और शुरू से अंत तक दबंगई से भरा हुआ था। हाँ, एक तुच्छ प्रतिद्वंद्वी में वास्तव में इस राजकुमार को चुनौती देने की हिम्मत है। यह राजकुमार तुम्हारी मूर्खता की बहुत प्रशंसा करता है। बस इतना है कि भले ही मैं तुम्हें आज मार दूं, मैं कोयल से भी शादी नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो। मंच पर आते ही सातवें राजकुमार की तानाशाही आभा छिप नहीं पाई। खासकर उनके हाथ में लंबा भाला उनकी आभा और भी बढ़ा दी। उनकी हर हरकत में एक दमदार शक्ति दिखाई दे रही थी। युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 विशेषज्ञ अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करते थे। सातवें राजकुमार की बातें सुनकर कोयल ने राहत की सांस ली, लेकिन वो मन ही मन आरव के लिए चिंतित भी थी। सातवें राजकुमार ने लंबे समय से लोगों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। सबसे अधिक संभावना है कि लक्ष्मण को भी उनकी वर्तमान ताकत के बारे में यकीन नहीं था, लेकिन किसी को भी सातवें राजकुमार की वर्तमान ताकत पर संदेह नहीं था। मैं दक्ष, अगर कोई दुश्मनी है तो मैं बदला लेता हूं। मैंने 1 महीने के लिए एकांतवास में प्रवेश किया और लगातार 5 क्षेत्रों को तोड़ दिया। ये सब तुम्हारे लिए था, इसलिए तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए, आरव ने शांत भाव से कहा। पिछली बार सातवें राजकुमार ने न केवल आरव को लगभग मार डाला था, बल्कि उसने ब्रेव को भी लगभग मार डाला था। यह दुश्मनी ऐसी नहीं थी जिसे माफी से दूर किया जा सके। अगर सातवें राजकुमार ने ईमानदारी से माफी मांगी होती तो इसे भूल जाओ, लेकिन पूरी राजधानी जानती थी
कि सातवें राजकुमार केवल परिस्थितियों के कारण मजबूर था। अगर आदरणीय किमिया संप्रभु पवन सम्राट पर दबाव नहीं डालते तो उनके लिए माफी मांगने आना पूरी तरह से असंभव था। आरव जल्द ही भयंकर तूफान दुनिया छोड़ने वाला था। रात भर बदला लेने के लिए आरव के व्यक्तित्व के साथ वो भविष्य तक कैसे इंतजार कर सकता था? इसलिए आज ये लड़ाई अपरिहार्य थी। हाँ, तो क्या हुआ अगर आप लगातार 5 क्षेत्रों को तोड़ देते? आप ये नहीं सोच रहे हैं कि केवल आप ही तोड़ सकते हैं, है ना? इस राजकुमार के केवल 6ठे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में होने का कारण ये नहीं था कि ये राजकुमार अंदर घुस नहीं सकता था, बल्कि ये था कि ये राजकुमार जानबूझकर क्षेत्र को दबा रहा था। इसलिए अपनी आंखें खोलो, सातवें राजकुमार ने बेतहाशा हंसते हुए कहा। अचानक सातवें राजकुमार का लंबा भाला हिल गया। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा बाहर निकली। मंच पर वास्तव में एक सार ऊर्जा तूफान बन गया। ये महामहिम सातवें राजकुमार वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। वे 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि वे सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाते हैं तो दक्ष के पास कोई उम्मीद नहीं रहेगी। दक्ष क्या कर रहा है? वो क्यों हमला नहीं कर रहा है? क्या वो 7वें राजकुमार की सफलता को बाधित करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा? वो निष्क्रिय रूप से 7वें राजकुमार को आगे बढ़ते हुए देख रहा है। ये बेकार है। चूंकि 7वें राजकुमार ने उसके सामने आगे बढ़ने की हिम्मत की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसके बाधा डालने का डर नहीं है। ये एक शक्तिशाली व्यक्ति का पूर्ण आत्मविश्वास है। इसके अलावा इससे पहले की लड़ाई में दक्ष की सार ऊर्जा भी काफी हद तक समाप्त हो गई है। लेकिन जिस बारे में बात कर रहे हैं, 7वें राजकुमार ने वास्तव में आरव के लिए अपनी बाधा को तोड़ दिया। ये अपने आप में एक पुष्टिकरण होना चाहिए और दक्ष को महत्व देना चाहिए, है ना? कुछ समय के लिए मंच पर तूफान आया। 7वें राजकुमार की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। 7वें राजकुमार जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात दायरे में सफलता नहीं थी, बल्कि अवधारणाओं को समझना था। जब एक मार्शल कलाकार युवा होता है तो अवधारणाओं को समझने का सबसे अच्छा समय होता है। एक बार जब उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है तो अवधारणाओं को फिर से समझना उतना ही कठिन होता है जितना स्वर्ग तक पहुंचना। उस समय यह भी संकेत करता है कि एक मार्शल कलाकार की सीमाएं कहाँ है। इसलिए शिखर प्रतिभाओं ने कभी भी दायरे को तोड़ना महत्वपूर्ण नहीं समझा। उनका अधिकांश समय अवधारणाओं को समझने में व्यतीत होता था। 7वें राजकुमार और लक्ष्मण, इन सभी लोगों ने जानबूझकर सार ऊर्जा की खेती नहीं की, बल्कि इस उम्र में मध्य चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गए। ये देखा जा सकता था कि उनकी प्रतिभा कितनी महान थी। आरव ने स्वाभाविक रूप से अवधारणाओं को समझने को प्राथमिकता दी, इसलिए उनका सार ऊर्जा क्षेत्र हमेशा उच्च नहीं था। यदि वो तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करता तो वो आधे साल से भी कम समय में सोल सागर क्षेत्र को तोड़ सकता था। कीमिया सम्राट के लिए औषधीय गोलियों का उपयोग करके क्षेत्रों पर ढेर लगाना वास्तव में बहुत आसान था। 7वें राजकुमार ने सार ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ध्यान नहीं किया। उसने बस अपना भाला पकड़ लिया और वही खड़ा रहा। लेकिन उसकी आभा अभी भी बिना रुके ऊपर उठ रही थी। 6ठे स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से 7वें स्तर तक पहुंचना कोई छोटी दहलीज नहीं थी, लेकिन देवरूप के सामने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया गया। यह राजधानी की जूनियर पीढ़ी का नंबर 1 व्यक्ति था। लावण्या के चेहरे पर कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं था। उसने एक मुस्कान के साथ देखा, लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, बड़े भाई को थोड़ा पछतावा हो रहा है ना? लक्ष्मण ने अफसोस भरे चेहरे के साथ कहा, हाँ, मैंने अभी नीचे जाकर दक्ष से लड़ने का एक बहुत अच्छा विचार सोचा, लेकिन उसने वास्तव में 7वें राजकुमार को चुनौती दी। ये मुझे वास्तव में निराश करता है। कोयल ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या विचार है? मुझे बस नीचे जाकर उसे हराना है, फिर हार का नाटक करना है। सोचने के लिए तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन दक्ष पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर है, जबकि 7वें राजकुमार दोपहर के सूरज की तरह है। क्या इस मैच में प्रतिस्पर्धा करने लायक कुछ भी है? तुम इस तरह सोचते हो? बहुत उथला। दक्ष जैसा चौंकाने वाला शानदार चरित्र 7वें राजकुमार को उन परिस्थितियों में कैसे चुनौती दे सकता है जहां उसके पास पैंतरेबाजी के लिए जगह नहीं है? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? पहले की चाल अभी भी उसकी सीमा नहीं थी, लेकिन उसकी सार ऊर्जा पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में भी घुस गए। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आरव की अभिव्यक्ति अभी भी कैसे अपरिवर्तित है। हे, मैं भी इसका कारण जानने के लिए बहुत जिज्ञासु हूं। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा। 7वें राजकुमार की सफलता ज्यादा समय नहीं लिया। बहुत जल्द सार ऊर्जा का तूफान खत्म हो गया, लेकिन 7वें राजकुमार की आभा ने सभी को बहुत डरा दिया। 7वें स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में मजबूती से रुक गई। उसने ठंडी मुस्कान के साथ आरव को देखा और कहा, अब क्या तुम्हें अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
इस राजकुमार को भड़काना इस जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा दुख होने वाला है। 7वें राजकुमार के लिए युद्ध में जाना खाने पीने जितना ही आसान था। साधारण लेट स्टेज सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट में उसके सामने जवाबी हमला करने की ताकत नहीं थी। यहां तक कि शीर्ष सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी 7वें राजकुमार द्वारा आसानी से मारा जा सकते थे। और आज ये पहली बार था जब किसी ने उसके खिलाफ युद्ध में जाने के लिए रैंक पार की डॉट। इसके अलावा ये एक या दो छोटे क्षेत्र नहीं थे, बल्कि एक पूरा बड़ा क्षेत्र था। यह 7वें राजकुमार के लिए बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन 7वें राजकुमार को यह स्वीकार करना पड़ा कि आरव द्वारा विक्रम और बासु की टीम को हराने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि आरव में वास्तव में उसको चुनौती देने की योग्यता थी। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का फैसला किया। लगातार 5 क्षेत्रों को पार करने के बाद आरव अब वो नौसिखिया नहीं रहा जिसे वो उस दिन खुलेआम धमका सकता था और अपमानित कर सकता था। लक्ष्मण को अंदाजा हो गया था कि आरव के पास एक छुपी कार है। 7वें राजकुमार भी स्वाभाविक रूप से इसका अंदाजा लगा सकता था। आरव ने ऐसी स्थिति में भी उसे चुनौती देने की हिम्मत की। उसके लिए बिना तैयारी के रहना असंभव था, सिवाय इसके कि वो लक्ष्मण जैसा ही था। उसे नहीं पता था कि आरव का कार्ड क्या है। आरव ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, वास्तव में मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है। क्या 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को पार करना बहुत प्रभावशाली है? हाँ, 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र स्वाभाविक रूप से कुछ भी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए यह पर्याप्त है। 7वें राजकुमार ने हंसते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि तुम आत्मविश्वास से भरे हुए हो। मैं वास्तव में तुम्हारे आत्मविश्वास को दाग देता हूं, लेकिन यह बहुत शर्म की बात है। इस तरह की चीजें में, जैसे कि दायरे को तोड़ना, मैं हमेशा से दूसरों से अधिक कुशल रहा हूं। एक ही दायरा को तोड़ना बहुत कम है। 7वें राजकुमार का चेहरा बदल गया और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने अभी अभी 1 महीने में 5 दायरे तोड़े हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अभी आगे बढ़ना जारी रख सकते हो? सार ऊर्जा की खेती एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके लिए ऊर्जा संचय की आवश्यकता होती है, खासकर क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के बाद। प्रत्येक के लिए एक छोटे से दायरे में सफलता में आवश्यक सार ऊर्जा अत्यधिक भयावह थी। आरव ने 1 महीने के लिए एकांत में प्रवेश किया, बहुत सारे जेड स्पिरिट पिल का सेवन किया और 5 दायरे तोड़ दिया। इस मोड़ पर 5 स्तरों के बाद एक दिन में एक और बार तोड़ना यह लगभग असंभव है। 7वें राजकुमार के सफल होने का कारण यह था कि वो पहले ही 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की बाधा पर पहुंच चुका था और उसने लापरवाही से स्तरों को तोड़ दिया था। लेकिन आरव की वर्तमान स्थिति क्या है? उसे 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंचने में 1 महीने की भी समय नहीं हुआ है। फिर भी और एक बार सफलता के लिए कहना असंभव लगता है। आरव ने उदासीनता से कहा, ज्यादा कूदो मत, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम एक राजकुमार हो। किसने कहा मैं स्तरों को तोड़ूंगा? क्या उस बासु ने अभी अभी ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग नहीं किया था? इसमें क्या है? मुझे भी यह पता है। मैं भी कुछ समय के लिए शक्ति में अस्थायी वृद्धि कर सकता हूं। 7वें राजकुमार स्तब्ध रह गए और अभी तक इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं की थी कि क्या हो रहा है, जब आरव की आभा अचानक से फूट पड़ी, जिससे अनजाने में लोगों को घुटन महसूस हुई। फिर आरव की आभा सभी के सामने तेजी से बढ़ी, सीधे 8वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की बाधा को तोड़ते हुए। लक्ष्मण अचानक उठ खड़ा हुआ और अविश्वास में आरव को देखा। खुद से बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? क्या ये ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? दक्ष को ये चाल क्यों पता है? ये पटेल परिवार का बहुत ही सुरक्षित रहस्य है। उसने इसे कहां से सीखा? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस चाल में आरव की उपलब्धियां बासु से भी ऊपर है। देखो, वो जल्दी ही 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को पार कर लेगा। ये गति, आज के आश्चर्य वास्तव में एक के बाद एक आता जा रहा है, जो आंखों के लिए बहुत अधिक सुखद है। इस बार देखने के लिए एक और अच्छा शो है। हालांकि आरव का क्षेत्र बासु की तुलना में कम है, लेकिन अभी सफलता से उथल पुथल बासु के समकक्ष है। जल्द ही आरव का क्षेत्र 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। आरव की आभा अभी भी बढ़ रही थी। अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र। आरव का दायरा अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के स्तर पर रुक गया। दुख की बात है कि आरव के शरीर में कोई सी डेंटेन नहीं था, अन्यथा उसका दायरा अभी और बढ़ सकता था। दरअसल क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के बाद ऊर्जा स्तर में वृद्धि के लिए, यानी किसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में घुसने के लिए, डेंटेन की क्रिस्टल रूप से डेंटेन में रूपांतरित होना जरूरी है, वरना आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन यहां आरव की शक्ति में केवल अस्थायी वृद्धि हुआ है, मतलब डेंटेन का सी डेंटेन में परिवर्तन असंभव है। इसलिए वास्तविकता में उसका डेंटेन क्रिस्टल रूप में ही है। इसलिए उसका ऊर्जा स्तर केवल अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में ही रुक गया। अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र पहले से ही वर्तमान उसकी उन्नति की सीमा थी। इस समय
आरव की ऊर्जा स्तर में कमी लोगों को कैसे दिखाई देगा? सभी के नजर में आरव ऊर्जा और इच्छाशक्ति में भरा हुआ था। हिस, हर किसी ने ठंडी सांस ली। ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्पष्ट रूप से पटेल परिवार का गुप्त मार्शल कला है। क्या ये एक गलतफहमी हो सकती है? वो कैसे ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन कला का प्रदर्शन कर रहा है? कोयल ने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा। शायद कोई गलतफहमी नहीं। क्या वो? नहीं, मैं उसे दिल दे चुका हूं। मुझे कुछ और सोचना नहीं है। वो जो भी हो, मेरे लिए वो उस समय खड़ा हुआ था जब पिताजी भी हाथ छोड़ दिए थे। ये सोचकर कोयल ने खुद की मन को मजबूत किया। दक्ष की ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में बासु की तुलना में बहुत मजबूत है। अगर ऐसा नहीं है कि उसका दांत्यन पहले से ही और अधिक सार ऊर्जा को समाहित करने में असमर्थ है, तो वो वास्तव में कुछ और क्षेत्रों में ऊपर उठने में सक्षम हो सकता है। लक्ष्मण के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी गई गंभीरता थी। उसने पहले भी लापरवाही से टिप्पणी की थी कि नीचे जाओ और आरव को हराओ, फिर वो जानबूझकर हार मान लेगा। अब इसे देखते हुए वो अभी भी बहुत भोला था। आरव की क्षेत्रपार युद्ध शक्ति को देखते हुए शीर्ष चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में आरव और देवरूप के बीच वर्तमान में कौन कमजोर था और कौन मजबूत था, यह कहना वास्तव में कठिन था। 7वें राजकुमार की अभिव्यक्ति अधिकतम बदसूरत हो गई। वो एक क्षेत्र ऊपर उठा, लेकिन आरव 3 क्षेत्रों ऊपर उठा। यह बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि 7वें राजकुमार ने नहीं सोचा था कि आरव उसे इस तरह हरा सकता है। आखिरकार वो अभी भी उससे एक प्रमुख क्षेत्र ऊपर था। अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र और सीड ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बीच स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर था। केवल क्षेत्र में एक अस्थायी वृद्धि। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। पहले मुझसे एक भाला खाओ। 7वें राजकुमार के हाथों में एक काले रंग का लंबा भाला बेहद भयंकर था। यह वास्तव में एक 128 प्रतिबंध आत्मा कलाकृति थी। अतीत में जब आरव अपने विरोधियों के साथ लड़ता था तो वो हमेशा हथियारों में बढ़त रखता था, लेकिन आज ये पहली बार था जब वो हथियारों में पीछे रह गया। हालांकि ये भी अजीब नहीं था। 7वें राजकुमार पवन सम्राट का बेटा था। आत्मा कलाकृतियों के बारे में भूल जाओ, यहां तक कि गहन कलाकृतियों की भी कमी नहीं होगी। ये सिर्फ इतना था कि 7वें राजकुमार की वर्तमान ताकत अभी भी गहन कलाकृतियों की शक्ति को उजागर करने में असमर्थ थी। यही कारण था कि वो एक आत्मा कलाकृति रैंक हथियार का उपयोग किया। 7वें राजकुमार का लंबा भाला नाच रहा था। भाले की नोक वास्तव में प्रकाश का एक अर्धचंद्राकार निकला। अगले ही पल 7वें राजकुमार की आकृति बिना किसी संकेत के दृष्टि से गायब हो गई। जब वो फिर से दिखाई दिया तो एक भाला पहले ही आरव की छाती में घुस चुका था। आरव वही खड़ा रहा और वास्तव में उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये इस तरह खत्म हो गया? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? हाँ, दक्ष बहुत शक्तिशाली है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक भी हमला रोक न सके, है ना? नहीं, रुको, वो तो बस एक आफ्टरइमेज थी। क्या आफ्टरइमेज? ये इतने लंबे समय तक क्यों मौजूद रहा? बहुत तेज, क्योंकि ये बहुत तेज था, इसलिए हमारी नजर में वो बिल्कुल भी नहीं हिला। लेकिन प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, वो कहाँ गया? 7वें राजकुमार की भौहें तंग गई और वो अचानक घूम गया, लंबे भाले को इधर उधर घुमाते हुए। तभी एक खनक सुनाई दी। लंबे भाले ने सीधे घात लगाए तलवार की रोशनी को धूल में मिला दिया। आखिरकार आरव की आकृति फिर से सभी की नजरों के सामने आ गई। एक पल में सभी को लगा कि एक बहुत ही दमनकारी माहौल बाहर आ रहा है। हालांकि ये केवल एक जांच पड़ताल वाला आदान प्रदान था, लेकिन दोनों लोगों की ताकत ने पहले ही सभी को स्पष्ट समझ दे दी थी। जब तक आरव की छवि फिर से प्रकट हुई, तभी छवि धीरे धीरे विलीन हो गई। ऐसी गति पहले कभी नहीं देखी गई थी। वास्तव में आपके पास कुछ क्षमताएं हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे उकसाने की हिम्मत की। इस आदान प्रदान के साथ 7वें राजकुमार की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। बहुत स्पष्ट रूप से अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में आरव के पास पहले से ही उसके साथ लड़ाई करने के लिए पर्याप्त पूंजी थी। क्या आप समय को खींचना चाहते हैं? ये कहते हुए आरव ने आधी मुस्कान के साथ 7वें राजकुमार को देखा। हालांकि ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन चाल शक्तिशाली था, यह स्पष्ट रूप से दायरे में एक अस्थायी वृद्धि थी। जब समय सीमा समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति अपने प्रारंभिक दायरे में वापस आ जाता है और इसके बाद की प्रतिक्रिया भी होती है। बेशक फिर भी यह मार्शल तकनीक विकट परिस्थिति में उपयोगी और शक्तिशाली थी। दरअसल उस समय मेडिसिन किंग हॉल में अनगिनत रिकॉर्ड थे। इस ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक भी उनमें से एक थी। दक्षराज को भी लगा कि यह मार्शल तकनीक काफी दिलचस्प है और इसमें सार अग्नि का भी उपयोग करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया। यह सोचना कि आज निचले लोकों में वो अन्य लोगों को इस मार्शल तकनीक का उपयोग करते हुए देखेगा। लेकिन 7वें राजकुमार को अपने विचारों को समझने में जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। तो क्या हुआ अगर हाँ?
हाँ, कुछ नहीं। मैं देखना चाहता था कि सेंट्रल कैपिटल में तथाकथित नंबर 2 युवा विशेषज्ञ ही बेशर्म है या नंबर 1 विशेषज्ञ में से एक 7वें राजकुमार भी उस दौड़ में शामिल है। अफसोस। देवरूप गुस्से में कुछ कहने वाला था, लेकिन आरव बीच में टोकते हुए कहा, मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि इस ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा बढ़ी हुई दायरे को मैं अधिकतम अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में 2 घंटे तक कायम रख सकता हूं। इसलिए व्यर्थ की योजनाएं बनाना बंद करो। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस बार 7वें राजकुमार की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। 2 घंटे? पटेल परिवार का परिवार प्रमुख ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके अधिकतम 1 घंटे तक टिक सकता है। तुम वास्तव में उनके समय से दुगुना टिक सकते हो। ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन, यह तकनीक वास्तव में एक दुनिया को चुनौती देने वाली तकनीक है। यहां तक कि बासु भी लगातार 2 छोटे क्षेत्रों को तोड़ सकता था। पटेल परिवार के मुखिया की तो बात ही छोड़िए। हालांकि बासु का क्षेत्र अधिकतम 15 मिनट तक ही टिक सकता था। आरव की अवधि वास्तव में पटेल परिवार के मुखिया की अवधि से दोगुनी है। 7वें राजकुमार कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था? यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसे आजमा कर देख सकते हो, आरव ने शांत भाव से कहा। एक गुराहट के साथ 7वें राजकुमार ने अपना भाला सीधा किया और वही खड़े होकर हमला करने के लिए तैयार मुद्रा में खड़ा हो गया। लोगों को घुटन महसूस कराने वाली आभा हर तरफ फैल गई। साफ तौर पर यह एक साधारण मुद्रा थी। भाले का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग इस मुद्रा को प्रदर्शित करते थे। फिर भी जब 7वें राजकुमार ने इसे प्रदर्शन किया तो लोगों को लगा कि राजकुमार के पास कोई कमजोरी नहीं है जिसका वे फायदा उठा सके। इसी क्षण 7वें राजकुमार और लंबा भाला एक हो गए। अगला हमला एक जबरदस्त हमला था। ये स्पीयर शैडो कार्नेज है। हे भगवान, मैंने सुना है कि 7वें राजकुमार ने कई सालों से बाहरी लोगों के सामने इस चाल का इस्तेमाल नहीं किया है। यह स्वनिर्मित अंतिम कौशल था जिसके लिए 7वें राजकुमार प्रसिद्ध थे। मैंने सुना है कि उस समय उन्होंने लगातार 1 दर्जन से अधिक प्रथम श्रेणी के परिवारों के शीर्ष प्रतिभाओं को हराने के लिए केवल इस एक चाल पर भरोसा किया था और अंत में उन्होंने लक्ष्मण के साथ बराबरी की। तब से ही लक्ष्मण और उनका नंबर 1 स्थान स्थापित हो गया है। आज वाकई आंखें खोलने वाला दिन है। यह भयंकर आंधी दुनिया की जूनियर पीढ़ी की सबसे बड़ी लड़ाई है। आज का दिन चूकने पर पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा एक ऐसी मुकाबला देखने के लिए। इस समय ऐसा लग रहा था कि सभी लोग भूल चुके थे कि इस मार्शल प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य क्या था और सभी इस रोमांचक युद्ध में खो गए थे। 7वें राजकुमार जैसे किसी व्यक्ति का सामना करते हुए आरव की अभिव्यक्ति भी पहले कभी इतनी गंभीर नहीं थी। आरव आत्मविश्वासी था लेकिन अभिमानी नहीं था। 7वें राजकुमार वास्तव में सबसे शक्तिशाली दुश्मन था जिसका उसने अभी तक सामना किया था। वर्तमान 7वें राजकुमार एक राक्षस देवता के समान था। उसने वास्तव में एक साधारण शुरुआती रुख का उपयोग ऐसे चमत्कारी क्षेत्र में किया था। कोई भी देख सकता था कि भाले के मार्ग के प्रति 7वें राजकुमार की समझ पहले से ही एक अत्यंत गहन क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। यदि उसके अनुमान सही था तो 7वें राजकुमार ने जो वास्तविक इरादा समझा था वो भाले से संबंधित था। आरव इस भाले के आतंक को जानता था और जाहिर तौर पर इसे कम नहीं आंक सकता था। आरव अपनी तलवार को आसमान की ओर किया। उसकी आकृति तलवार के साथ 9 आकृतियों में बदल गया। यह वास्तव में 9 तलवारों का रूप था। आरव ने बहुत समय से 9 तलवारों का रूप का इस्तेमाल नहीं किया था। 1000 बहती पंखुड़ियों की तुलना में इसकी शक्ति वास्तव में थोड़ी कमजोर थी। तभी दर्शक मंच पर किसी ने आरव के लिए चिंतित थी। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये सोचते हुए कोयल के आंसू उसकी कंट्रोल में नहीं रहा और एक बार फिर बहन निकले। प्लाजा के दूर छोर पर एक कोने के टावर पर 2 थोड़े बूढ़े सिलुट वर्तमान में मंच पर महान युद्ध देख रहे थे। एक व्यक्ति संतुलित और सुरुचिपूर्ण था जिसमें राजाओं की उल्लेखनीय आभा थी। यह वास्तव में एक अंतिम चरण दिव्य पारगमन क्षेत्र का मार्शल कलाकार था। दूसरे व्यक्ति की ताकत थोड़ी कम थी लेकिन उसके पास मध्यम चरण की दिव्य पारगमन क्षेत्र की ताकत थी। इस 2 लोगों का स्वाभाविक रूप से राजधानी में बहुत उच्च दर्जा प्राप्त था। यदि ब्रह्मकेश जैसा कोई चरित्र मौजूद होता तो वे निश्चित रूप से पहचान पाते कि ये 2 लोग ठीक 2 पात्र थे जो राजधानी में हवा को बुला सकते थे और बारिश करवा सकते थे। इन दोनों में से राजसी अंतिम चरण दिव्य पारगमन क्षेत्र का व्यक्ति देसाई परिवार के मुखिया मिस्टर देसाई थे और दूसरा मध्यम चरण दिव्य पारगमन क्षेत्र का व्यक्ति पटेल परिवार के मुखिया मिस्टर पटेल यानी कि भानुदेव पटेल थे। मिस्टर पटेल, आपके विचार क्या है? मिस्टर देसाई ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला क्योंकि उनकी निगाहें दूर से भाले की छाया और तलवार की रोशनी को ध्यान से देख रही थी। 7वें राजकुमार की ताकत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पिछली बार जब उसने सार्वजनिक रूप से शक्ति प्रदर्शन किया था तब की तुलना में वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। भानुदेव ने कहा,
मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं। दक्ष के पास ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन कला है, क्या आपके पास कोई विचार नहीं है? मिस्टर देसाई ने शांत भाव से पूछा। कुल प्रमुख पटेल ने हल्की सांस ली और कहा, जब मैंने पहले देखा तो मैं भी सदमे से दंग रह गया था, लेकिन यह पटेल परिवार से नहीं चुराया गया है। ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन में दक्ष की उपलब्धियां मेरी तुलना में कहीं ज्यादा है। आदरणीय किमिया संप्रभु ने जिस शिष्य को अपनाया है वो इतना शक्तिशाली है कि ये लोगों को निराश कर देता है। मिस्टर देसाई ने कुल प्रमुख पटेल की ओर एक बेपरवाह नजर डाली और कहा, मैंने सुना है कि अंतहीन दुनिया से एक युवक राजधानी में घुसपैठ किया है और उस युवक ने परिधि में एक बार कपड़िया जनजाति के मध्य चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार को प्रथम स्तर क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र शक्ति के साथ स्तर 5 आंधी क्षेत्र में मार डाला था। मिस्टर पटेल की अभिव्यक्ति कुछ देर के लिए शांत गई। कुलपति देसाई, आपका मतलब है कि दक्ष वो युवक है? असंभव। पहले मुझे भी इस मामले पर संदेह था, लेकिन बजाज परिवार से मिली खबर कहती है कि ब्रह्मकेश ने पहले भी दक्ष की दिव्य आत्मा का परीक्षण किया था। वो वास्तव में भयंकर आंधी दुनिया से ही है, मैं स्वाभाविक रूप से ये जानता हूं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये युवक बहुत संदिग्ध है? हमारी भयंकर आंधी दुनिया में पवन सम्राट के अलावा और कौन ऐसी राक्षसी प्रतिभा को तैयार कर सकता है? मिस्टर देसाई ने शांत भाव से पूछा। ये झिझकते हुए मिस्टर पटेल ने ध्यान से सोचा। वास्तव में यहां कुछ ठीक नहीं था। मिस्टर पटेल ने एक पल के लिए सोचा और ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ सोचा है। वो अचानक चौंक कर जाग गए और अविश्वास से मिस्टर देसाई को देखा। मिस्टर देसाई ने हल्की मुस्कान दी और उन्हें पता था कि कुलपति पटेल उनके कहने का मतलब समझ गए हैं। भाई देसाई दूरदर्शी है, इस पटेल उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। मिस्टर देसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, देवव्रत यानी कि पवन सम्राट ने कई वर्षों तक शासन किया है और अब वो दिव्य क्षेत्र में चढ़ने से दूर नहीं है। अगले पवन सम्राट के लिए लड़ाई पहले से ही धीरे धीरे सामने आ रही है। इसके लिए मेरे बेटे और 7वें राजकुमार के बीच लड़ाई होनी तय था। हालांकि अचानक सामने आया ये दक्ष ने शुरू में से तेज गतिरोध वाली स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। मिस्टर पटेल ने आगे कुछ और नहीं कहा और दोनों मंच के ओर ध्यान दिया। मंच पर भीषण लड़ाई चल रहा था। आरव की स्थिति पहले से ही खतरे में थी। हालांकि इस समय ऐसी स्थिति है कि दक्ष के लिए जीत सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है। भाले की छाया जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक दिया था, आरव की 9 आकृतियों को बहुत ही छोटे दायरे में दबा दिया। वर्तमान में आरव समुद्र में एक धागे से लटकी हुई छोटी नाव के समान था, जो किसी भी समय ज्वार और हवाओं से पलट सकती थी। लेकिन आरव की तलवार की रोशनी अभी भी थोड़ी भी धीमी नहीं हुई थी। तलवार की रोशनी बनाम भाले की छाया शुरू में नुकसानदेह थी। तलवार ने सुंदरता और चपलता पर जोर दिया, जबकि भाले ने 30,000 कैटी के समान गति पर जोर दिया। साथ ही आरव का क्षेत्र 7वें राजकुमार के समान नहीं था। उसका दबा होना भी बहुत सामान्य बात थी। हाँ, मैं देखूंगा कि तुम कैसे छिपोगे। जाओ मरो। 7वें राजकुमार अभी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। उसने सोचा, जब तक उसने आरव की तलवार की रोशनी को तोड़ देगा, आरव निश्चित रूप से मर जाएगा। बात करते हुए 7वें राजकुमार ने और भी अधिक ज्वर से सार ऊर्जा को इकट्ठा किया। भाले की छायाएं और भी अधिक उन्मत्त हो गई। बस थोड़ा और ताकत आरव की तलवार की रोशनी टूटने वाली थी। हालांकि आरव अभी भी भावहीन था, मानो वो खतरे से बेखबर हो। रक्षा घेरा लगातार छोटा छोटा और छोटा होता जा रहा था। आखिरकार उन अनगिनत भाले की छायाओं के नीचे आरव के 9 आकृतियां बिखर गई। हजारों भाले आरव की ओर बढ़ने लगे। आह! कई लोगों ने चौंक कर कहा, जैसे कि मंच को आरव की खून से रंगने का नतीजा देख रहे हों। ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण पर भाले की छायाओं से अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी और एक ही दिशा में बढ़ने लगी। यह दिशा थी देवरूप की ओर और उस स्लैश की चारों और एक आभा मंडल था। 9 तलवारों का एकत्र हमला, हाफ मून स्लैश। आरव की आवाज धीमी सी गूंजी, मानो उस प्रकाश की किरण को बहुत ज्यादा शक्ति दे रही हो। आसमान में फैली भाले की छायाएं उस आभा मंडल के कारण अब और आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वे बहुत शक्तिशाली भाले की छायाएं वास्तव में इस प्रकाश की किरण के नीचे धीरे धीरे कम हो रही थी। एक अर्धचंद्राकार तलवार की रोशनी जो बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ बह रही थी, उन असंख्य भाले की छायाओं को तितर बितर कर रही थी। और न केवल तलवार की रोशनी की गति कम हुई, बल्कि ये और भी तेज हो गई। ये दृश्य देखकर 7वें राजकुमार की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। अगर वो इस विशाल अर्धचंद्राकार तलवार की रोशनी से कट जाता तो वो अभी भी कैसे जीवित रह सकता था? घबराहट में 7वें राजकुमार अभी भी भाले की छाया के सुंदर दृश्य दिखाने से कैसे परेशान हो सकता था? उसने जल्दी से अपना भाला वापस खींचा और बगल की ओर बढ़ गया। तलवार की रोशनी एक फुफकार के साथ उसके शरीर से गुजरी। उस खतरनाक तलवार की क्यूई ने 7वें राजकुमार की सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को टुकड़े टुकड़े कर दिया।
यह भी था कि सातवें राजकुमार की प्रतिक्रिया काफी तेज थी, अन्यथा वो अभी दो भागों में विभाजित हो जाता। दोनों फिर से जमीन पर दिखाई दी। मंच पर पहले से ही अर्धचंद्राकार की एक गहरी खाई थी, जो बहुत भयावह लग रहे थे। मंच के नीचे हर कोई एकदम शांत था, मानो उन पर किसी गतिहीनता के मोहर से मारा गया हो। सातवें राजकुमार का शरीर आग के तेज दर्द से जल रहा था। हालांकि वो तलवार क्यूई उसकी नींव को नुकसान नहीं पहुंचा पाई, लेकिन इसने उसे काफी घाव दिए। हर चोट उसे याद दिला रही थी कि वो अभी अभी मृत्यु को छू कर निकला है। सातवें राजकुमार आरव को कुछ हद तक खालीपन से देख रहा था। वर्तमान स्थिति से कुछ हद तक भ्रमित था। उसने स्पष्ट रूप से जीत को पहले ही अपने हाथ में ले ली थी। स्थिति अचानक 180 डिग्री क्यों बदल गई, जो उसे एक पल में स्वर्ग से नरक में ले गई? अरे, क्या तुमने अभी जो हुआ उसे स्पष्ट रूप से देखा? नहीं, साफ तो नहीं दिख पाया। शायद मेरी आंखें अंधी हो गई थी। क्या यह क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट द्वारा जारी किया गया एक अजीब कौशल था? मुझे लगता है कि यह कौशल भले ही सोल सागर क्षेत्र के शक्तिशाली लोग सामने खड़े हों, व्यक्ति को भी दो हिस्सों में विभाजित कर देगा, है ना? काफी देर बाद मंच के नीचे से हलचल और विस्मय की लहरें सुनाई दी। इस हमले ने उन्हें जो झटका दिया वो बहुत तीव्र था। हाँ, प्रतिद्वंदी को भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना, ताकि कोई जीतने के लिए चांस ना हो। यह पूर्ण हमला बहुत सुंदर है। मिस्टर देसाई ने आरव की प्रशंसा की। तलवार से गति और ऊर्जा जमा करना, अत्यधिक गिरावट में होने की अभिनय करना, प्रतिद्वंदी को ऊपरी हाथ में होने की महसूस करवाना, और जब दुश्मन आश्वस्त स्थिति में हाथ ढीला कर दे तब हमला करना। यह लड़का वास्तव में राक्षसी है। ऊर्जा इकट्ठा करने का यह तरीका भला उपयोगकर्ताओं को पीटने के लिए किया गया है। यह थप्पड़ वास्तव में गूंज रहा है। मिस्टर पटेल ने प्रशंसा के साथ आह भरी। अगर यह बच्चा वाकई अंतहीन दुनिया का मूल निवासी है, तो भविष्य में यह वाकई हमारी भयंकर आंधी दुनिया की सबसे बड़ी आपदा होगी। इस बच्चे को दुनिया में नहीं रखा जा सकता, मिस्टर देसाई ने अचानक कहा। आरव ने सातवें राजकुमार की ओर देखा, जो अभी भी सदमे से पीड़ित था, और एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बहुत जल्दी भाग गए, है ना? आज का यह कदम इसे मुफ्त में तुम्हें सिखाने जैसा समझो। जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें इसे अच्छी तरह से समझना होगा। भले ही सातवें राजकुमार का चेहरा मोटा था, लेकिन वो इस समय शर्म से लाल हो रहा था। वो स्वाभाविक रूप से समझ गया कि आरव किस बारे में बात कर रहा था। यह थप्पड़ वास्तव में उसके कानों में गूंज रहा था। आरव का हाफ मून स्लैश वास्तव में ईशान के खिलाफ सामना करते समय उस अंतिम हमले से पैदा हुआ था। आरव ने इसे बार बार आभास करके 9 तलवारों का एकत्र हमला में मिला दिया, और इसका नाम 9 तलवारों का एकत्र हमला हाफ मून स्लैश नाम दिया। लेकिन अगर वो शुरू से ही इस हमले को अंजाम देता, तो इसकी शक्ति अभी जितनी शक्तिशाली नहीं होती। तलवार की रोशनी का भाले की छाया से टकराने की प्रक्रिया वास्तव में आरव द्वारा गति को संचित करने की प्रक्रिया थी। जब तक तलवार की रोशनी नहीं टूटी और आरव ने सभी एकत्रित तलवार के इरादे को छोड़ दिया, तब तक इंतजार करने के बाद ही इतना शक्तिशाली हमला हुआ। देवरूप का चेहरा लाल हो गया। वो खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। भाला चलाने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात गति को संयमित करना था। वो इसे कैसे नहीं जानता? स्पीयर शैडो कर्नेज, इस चाल की शक्ति बहुत बढ़िया थी। उसका आरंभिक रुख वास्तव में गति को संयमित करना था। जब देवरूप इन असंख्य भालों की गति को अंतिम भाले में मिलाना चाहता था, तो वो चाहे जो भी करे वो नहीं कर सका और विफल रहा। लेकिन कुछ ऐसा जो वो भाला चलाने वाला नहीं कर सकता था, तलवार चलाने वाले आरव ने कर दिखाया। इसे एक तरह की भाला चलाने वाले के लिए बेइज्जती माना जा सकता है। आज के इस मैच ने निस्संदेह देवरूप को बहुत अधिक संदर्भ मूल्य के साथ एक वास्तविक लड़ाई दी। जब तक वो इसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए वापस जाता, शायद वो वास्तव में एक दिन संचित गति को स्पीयर शैडो कर्नेज में मिलाने में सक्षम हो सकता है। दक्ष, तुम घमंडी मत बनो। हमारी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। अभी सिर्फ एक वार्म अप था, देवरूप ने काले चेहरे के साथ कहा। जाहिर है इस बार वो सच में गुस्से में था। हाँ, बेशक मैं जानता हूं कि ये अभी शुरू ही हुआ है। पहले मैंने तुम्हें उस चाल को चकमा देने दिया था। अगली बार इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, देवरूप ने ठंडी सांस के साथ कहा। इस आदान प्रदान ने सभी को अवाक कर दिया। वो सिर्फ एक वार्म अप था। अगर वे वास्तव में लड़े तो क्या ये पूरे प्लाजा को तहस नहस नहीं कर देगा? जीनियस की ताकत वास्तव में वो नहीं है जिसके बारे में हम जैसे लोग बेबुनियाद अंदाजा लगा सकते हैं। आरव की क्षमता असीम थी। हर बार जब आप सोचते थे कि ये उसकी सीमा है, तो वो अगली लड़ाई में फिर से अपनी सीमाओं को तोड़ देता था और एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता था। अब आसपास के दर्शक इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस बात से भी बेपरवाह थे कि आखिर में कोयल किससे शादी करेगा। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी
कि आरव किस हद तक प्रदर्शन कर सकता है। क्या आरव नंबर एक विशेषज्ञ देवरूप को हरा सकता है और उसकी जगह भयंकर आंधी दुनिया का नया विशेषज्ञ बन सकता है? जब तक आरव आज नहीं मरता, पवन सम्राट का भविष्य का पद निश्चित रूप से उसका होगा। यह भयंकर आंधी दुनिया का लोगों का सोचना था। सबकी नजरों के सामने देवरूप ने फिर से आरव पर अपना भाला तान दिया। इस बार उसने वास्तव में अपने भाले को एक हाथ से अपने सिर के ऊपर उठाया, जबकि दूसरे हाथ से अपनी उंगलियों को तलवार की तरह आरव पर तान दिया। बहुत जल्द एक असामान्य माहौल बनने लगा। आरव के पिछले हमले से दर्शक अभी तक उबर नहीं पाए थे, लेकिन इस समय इस तरह के अजीबोगरीब माहौल से सभी लोग जबरदस्ती वास्तविकता में वापस आ गए। देवरूप बहुत देर तक बिना हिलेडुले मूर्ति की तरह खड़े रहे। आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। देवरूप के अगले हमले के बारे में उसे सहज रूप से असामान्य महसूस हुआ। सिर्फ आरव ही नहीं, व्यावहारिक रूप से चौक पर मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट इसे महसूस कर सकते थे। ये कौन सी मार्शल तकनीक है? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हवा जमने वाली है? क्या महामहिम सातवें राजकुमार की सबसे मजबूत चाल स्पीयर शैडो कर्नज नहीं था? ये कौन सी मार्शल तकनीक है? क्या तुम गधे के बच्चे हो? इसे पहले सातवें राजकुमार को सबके सामने अपनी अंतिम मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किए हुए बहुत समय हो गया है। इतने लंबे समय में क्या तुम्हें लगता है कि वो बस खाते पीते रहें? हाँ भाई, तुम सही हो। सबसे अधिक संभावना है कि लक्ष्मण और सातवें राजकुमार के बीच वे अब एक दूसरे की गहराई से अनजान हैं। लेकिन निस्संदेह इन दोनों व्यक्तियों की ताकत अभी अथाह है। पता नहीं दोनों कौन सी नई मार्शल तकनीक को सीख लिए होंगे। चौक में थोड़ी कमजोर ताकत वाले सभी मार्शल कलाकारों को लगा कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनके दिलों में जो खौफ था उसे किसी भी तरह से दबाया नहीं जा सकता था। हुस, आरव अचानक वहां से गायब हो गया जहां वो खड़ा था। देवरूप का शरीर जो लंबे समय से नहीं हिला था, आखिरकार थोड़ा हिला, केवल यह देखने के लिए कि उसका ऊपरी शरीर थोड़ा घूम गया, लेकिन उसकी तलवार की उंगली दूसरी स्थिति में मुड़ गई। अगले ही पल आरव की आकृति फिर से प्रकट हुई और देवरूप का भाला और तलवार की उंगली अभी भी आरव की ओर इशारा कर रही थी। आरव की भौहें एक बार फिर आपस में जुड़ गई। इस जांच पड़ताल से की गई कार्रवाई ने आखिरकार आरव को यह पुष्टि करने में मदद की कि वो पूरी तरह से देवरूप के आभा के दायरे बंद हो गया था। बड़े भाई, सातवें राजकुमार की यह हरकत क्या थी? ये लोगों को इतना दबा हुआ एहसास क्यों देती है? लावण्या की भौहें भी कसकर बंद थी। जाहिर है वो भी काफी असहज महसूस कर रही थी। लक्ष्मण की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने कहा, आखिरी बार जब मैं उससे लड़ा था वो 3 साल पहले था। ऐसा लग रहा है कि इन 3 वर्षों में वो निष्क्रिय नहीं रहा। दक्ष खतरे में है क्या? लावण्या ने चौंक कर पूछा। तुम इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हो? दक्ष बहुत मजबूत है, वो संभवतः मुसीबत में नहीं पड़ सकता है ना? लक्ष्मण ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर दक्ष के पास ही ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत होती, भले ही वो केवल फर्स्ट लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र ही क्यों न हो, उसके लिए इस कदम को तोड़ना कठिन नहीं होता। लेकिन दुख की बात है कि ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन चाल का उपयोग करने के बाद भी उसके पास केवल अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत है। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि दक्ष के लिए क्षेत्र का अंतर उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। शायद दूसरे लोगों के लिए क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र और सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन दक्ष के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? लावण्या ने हैरानी से पूछा। लक्ष्मण ने फिर से अपना सिर हिलाया। विशेषज्ञों के बीच टकराव जितना ज्यादा होता है, क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देवरूप और मेरा क्षेत्र हमेशा कमोबेश एक जैसा रहा है। दोनों में से कोई भी दूसरे से अलग नहीं है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? केवल लक्ष्मण के ऐसा कहने पर लावण्या को अजीब लगा। हालांकि इन दोनों लोगों की ताकत अच्छी तरह से मेल खाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि वे सार ऊर्जा में साधना के मामले में भी साथ साथ चल रहे हों, है ना? इन कुछ सालों में वे दोनों लगभग हमेशा एक ही समय में क्षेत्रों को तोड़ते रहे। अब याद करते हुए यह वाकई काफी अजीब था। लक्ष्मण ने बात करना जारी रखा। मार्शल आर्टिस्ट का क्षेत्र बाहरी होता है, हर कोई एक नजर में देख सकता है और इसे आसानी से छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन अवधारणाओं के प्रति समझ आंतरिक है। इन दिनों कौन कितनी गहराई तक अवधारणाओं को समझा हम नहीं जानते। हम दोनों का तत्वों अवधारणा का साधना हर दिन जारी रहता है। इस बीच ऊर्जा का भी वृद्धि होता है। कभी कभी जब ये ऊर्जा स्तर छोटे क्षेत्रों की सीमा तक बढ़ जाता है तो हम दोनों में से एक इसे तोड़ देता है और अगले स्तर में पहुंच जाता है। हम एक दूसरे का खबर रखते हैं। जब सुनते हैं कि दूसरे ने तोड़ दिया, हम भी तोड़ देते हैं। इसी तरह हमारे बीच जो अंतर है ये केवल मिलीमीटर के बीच का है। इसलिए हम दोनों के पास एक समान क्षेत्र बनाए रखने के लिए आपसी समझ होगी। हम सभी जानते हैं कि एक तरफ की सफलता की गति तेज होने पर दूसरा पक्ष भी सफलता के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा, क्योंकि जब तक एक पक्ष पहले टूट जाता है तब तक दूसरा बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन भले ही दक्ष का क्षेत्र ऊंचा ना हो, फिर भी वो पहले से बढ़त बनाए रखता है।
लाभन्या ने अनिश्चितता से कहा। लक्ष्मण ने आह भरते हुए कहा, दक्ष और देवरूप के बीच ये उतना संतुलित नहीं है जितना देवरूप और मेरे बीच है। दक्ष अब तक इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि वे पूरी तरह से अपनी अवधारणाओं की समझ पर निर्भर है, जो बाकी लोगों से बेहतर है, और उनकी सबसे बड़ी कमी उनका क्षेत्र है। एक क्षण रुककर लक्ष्मण ने फिर कहा, अभी अभी दक्ष ने देवरूप की जांच की है। वह देवरूप के प्राण शक्ति नजरबंद को हिला नहीं पा रहा है। आरव की अवधारणा समझ के साथ जब तक उसके पास ही ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की शक्ति है, वो देवरूप के नजरबंद से पूरी तरह से छुटकारा पा सकता है। लेकिन अब उसे देवरूप के इस प्रहार का डटकर सामना करना होगा, और इस हमले का डटकर सामना करने पर मैं भी निश्चित रूप से मर जाऊंगा। क्या तुम भी निश्चित रूप से मर जाओगे? ये कैसे संभव है? पल्लवी डर से पीली पड़ गई। देवरूप के बराबर दर्जा प्राप्त लक्ष्मण ने भी कहा कि यह निश्चित मृत्यु है। इस हमले की शक्ति कितनी भयावह थी। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? कैसे लड़ेगा आरव अब देवरूप के साथ? इस प्रतियोगिता में क्या कोई मरने वाला है? चलिए सभी सवालों का जवाब अगले एपिसोड में जानते हैं।